एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो डिप्लोमा कोर्स कराती है, मेडिकल का डिप्लोमा कोर्स जो होते हैं, तो ये चीज़ है। काफ़ी स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग करा चुके हैं और अब उनको एडमिशन लेना है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करेंगे और काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको सूचित करेंगे कि आप कोई गलती ना करें एडमिशन टाइम पे। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं सभी में एडमिशन आपके होंगे इसी के थ्रू। अगर आप अप्लाई किए होंगे और काउंसलिंग करा रहे होंगे और काउंसलिंग आपकी हो चुकी है, सिर्फ आपकी अब अलॉटमेंट लेटर जारी होगा और आप उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे जिस कॉलेज में आपको सीट आवंटित होगी। तो अगर आप भी सर्च करना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी सर्च करके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए गूगल पे, फिर नीचे आइए, नीचे आते जाइए, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए जहाँ पे ये लिखा है HTTP उत्तर प्रदेश FMC ACCPSP, इस पर आप क्लिक करिए। इस पर आप क्लिक करने के बाद आपको इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। इसकी वेबसाइट पे जाने के बाद देखिए डायरेक्ट अभी क्या चीज़ लिख रहा है, संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 2022-23 के माध्यम जिनका कंबाइंड रैंक 1 से लेकर 16,108 के बीच है, ऐसे सभी श्रेणी एवं उप श्रेणी के अभ्यर्थी काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख भी लिए होंगे। चलिए इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, फिर यहाँ पे देखिए सब चीज़ें आपकी लिखी गई हैं। तो चॉइस ये सब आप कर दिए होंगे। 4 नवंबर ये तो आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग हो गया होगा। और ये आप देखिए प्रथम काउंसलिंग जो भी स्टूडेंट करा चुके हैं तो वो अभी ये 2 तारीख को इसी मंथ में ये रिलीज़ किया गया था। ये देखिए रैंक जिसकी थी 1 रैंक से लेके 16,108 रैंक तक स्टूडेंट को सीट अलॉट किए जाएंगे। सभी श्रेणी एवं उप श्रेणी के अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग किए हैं। तो ये चीज़ इसमें देख लीजिए। इसमें आप फर्स्ट काउंसलिंग की जो आप ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस जमा करेंगे 5,000 रुपये, ये 8 नवंबर से लेके 9 नवंबर, मतलब 8 और 9 2 दिन आपके पास समय है। ये आप 5,000 फीस जमा करेंगे और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, वो भी साथ में ले जाना है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो ये 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर ये आप अच्छे से रीड कर लीजिए। प्रोविजनल 6 नंबर देखिए डायरेक्ट, क्योंकि इतना तक आप कर चुके हैं। 6 प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना आपका 8 से 10 नवंबर, अभी आज 6 नवंबर संडे है, तो अभी 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, जिसके थ्रू आप जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो ये देख लीजिए। अब जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड आपका हो जाएगा तो आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में रिपोर्टिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना। अब प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना क्या, आज दिनांक 9 से लेकर 12 तक आप उस कॉलेज में जाएंगे जिस कॉलेज में आपको सीट मिलेगा, उस कॉलेज में आपका प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना है। तो प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का मतलब ये है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। आपके जो ये 5,000 फीस सिक्योरिटी फीस जो जमा हुई है और जो फीस लगेगा वो पूरी फीस आपको उस कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी भी ज़रूर लेके आइएगा और फ़ोटो भी होने चाहिए। सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे अभी हम देख लेते हैं। तो 9 और 12 के बीच में आप उस कॉलेज में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो फीस होगी वो जमा होगी। तो ये चीज़ें हैं। और फीस कितना जमा होगा ये भी दिया गया है। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 24,000 है और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और अगर प्राइवेट की बात करें तो 45,000 रुपये। और अगर बात करें KGMU की तो KGMU की वेबसाइट पे दिया गया है कि कितनी फ़ीस वहाँ पे लगेगी। और जितने भी अन्य पैरामेडिकल प्रशिक्षण शुल्क है तो वहाँ पे 24,000 और 24,000 ही लगेंगे, या निजी हो या शासकीय हो। तो ये चीज़ इसमें दिया गया है अन्य सभी पैरामेडिकल में। तो नोट तो ये देखिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ये साइट है। अभी इस पे आप देख लीजिए लिखा गया प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया है तो आवश्यक प्रमाण पत्र। अब आपको आवश्यक प्रमाण पत्र इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद एक डाउनलोड PDF होगा, उस PDF को हम लोग ओपन करेंगे और इसमें देखिए हर एक चीज़ अच्छे से देख लीजिए। प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया है तो आवश्यक प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब फिलअप किए थे तो वो आपका प्रिंट आउट उसका होगा, ज़रूर होगा। उसके 1-2 फ़ोटो कॉपी करा लीजिए और सब साथ में लेके आना है ये सभी।
आवंटन पत्र जो आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो भी लाना है। निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क जितना पैसा लगेगा वो भी लाना है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपका क्या होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए और जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो EWS जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए होता है तो वो सर्टिफिकेट भी होने चाहिए जो EWS अपना अप्लाई किए हैं। अगर आप PH फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी अभ्यर्थी के लिए हैं तो उनके पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके आएंगे। आधार कार्ड लेके आएंगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र, अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र में मतलब इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि कुछ चीज़ें और लानी होती हैं, जैसे गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये जो फॉर्म निकलते हैं 12th के बेस पे रहते हैं। ये फॉर्म निकलता है कि आप 12th के बाद भी 2-3 साल के बाद भी डालेंगे तो 12th के बेस पे रहता है। अगर आप 12th और जब फॉर्म अप्लाई किए हैं अगर 1 साल का गैप है, मान लीजिए किसी वजह से हम BSc कर रहे हो, किसी वजह से हम 12th के बाद पढ़े नहीं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर 1 साल का गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा। आप कास्ट देखिए, आप जात प्रमाण पत्र इसमें दिया गया है। आपको जात प्रमाण पत्र हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया और आपका कास्ट तो हो ही गया। और इनकम सर्टिफिकेट जब आपका कब लगेगा, वैसे इनकम सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर दीजिए, 10 दिन में बन जाएगा। क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो लेटेस्ट 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए, तो वो चीज़ हो जाती है। और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और ये देख लीजिए स्टाम्प पेपर के बारे में नीचे दिया गया कि 10 नंबर पे ये देख लीजिए 10 रुपये का स्टाम्प पेपर पर निम्नलिखित घोषणा पत्र देना होगा। ये चीज़ें लिखी जाएंगी 10 रुपये पे। जब जाएंगे आप अपने तहसील पे, जहाँ से भी आप रहने वाले हैं वहाँ अपने तहसील पे ये चीज़ 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखा जाएगा और 40-50 रुपये वो लिखने वाला लेता है, जो भी बन जाएगा। तो आप बनवा सकते हैं गैप सर्टिफिकेट, वहीं से बनवा सकते हैं और चीज़ें बनवा सकते हैं। और आप TC ज़रूर बनवा लीजिएगा। आप जहाँ से इंटर किए हैं वहाँ से TC, आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों आप बनवा लीजिएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट, TC, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। चलिए किसी कॉलेज की आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा भी देते हैं कि अगर उस कॉलेज में आपको सीटें प्रोवाइड की गई होंगी तो आपको डॉक्यूमेंट्स यही सब लाने पड़ेंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रख के ज़रूर आइएगा एडमिशन जिस भी कॉलेज में आपको मिला है। और काफ़ी कॉलेज में तो आपको हॉस्टल भी मिलेगा, काफ़ी कॉलेज में हॉस्टल आप कंफर्म कर लीजिएगा। हॉस्टल की फ़ीस उसमें इंक्लूड नहीं की गई है। 1 साल की 4 से 5 हज़ार रुपये हॉस्टल की फ़ीस लगती है। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तो हॉस्टल भी मिलेगी। अगर सेफई में जिस भी स्टूडेंट का यहाँ पे होगा, सेफई जो CP नेट के नाम से है, तो इसमें आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि हॉस्टल किस कॉलेज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप पता कर लीजिएगा। और ये चीज़ है, तो डॉक्यूमेंट्स सभी आप पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं और आप अच्छे से एडमिशन लें और पढ़ाई करें। तो अच्छा, सभी ये जो डिप्लोमा कोर्स आप करने जाने सभी कोर्स डिप्लोमा ये अच्छे हैं, भविष्य में आप जॉब करेंगे। तो ये एक और PDF देख लीजिए, इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। 9 नवंबर से 12 नवंबर आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे, तो ये चीज़ें दिया गया है। और द्वितीय जो काउंसलिंग आपकी होगी वो 19 नवंबर से शुरू होगी। काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछेंगे। और तृतीय जो शुरू होगी वो 9 दिसंबर से। तो ये भी चीज़ें हो गई। और देख लेते हैं, अगर आप एडमिशन लेते हैं और सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज नहीं हुआ, अपडेट करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें हैं ये देख लीजिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश रिपोर्टिंग एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये देख लीजिए। आप जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर प्रवेश एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज, अस्थायी आवंटन पत्र, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर एवं डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस की रसीद, जो आप 5,000 सिक्योरिटी फीस जमा की हैं उसकी रसीद के साथ संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट करें। तो आपका अलॉटमेंट लेटर हो गया और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किए होंगे वो एप्लीकेशन का फॉर्म पे प्रिंट आउट और ये जो सिक्योरिटी फीस जमा किए हैं ये, तो 3 चीज़ें आपका होनी चाहिए।
और तो जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो सब होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे देख लीजिए, संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच कर ही प्रवेश की पुष्टि की जाएगी। सूचना विवरणिका में अंकित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप न होने की दशा में किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। जितना मैं डॉक्यूमेंट्स अभी इसकी वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, मैंने जितना बताया है उतने सभी होने चाहिए। प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अपग्रेडेशन का लेने के लिए विकल्प भरना संभव होगा। अगर आप मान लीजिए आपको मिल गया कोई कॉलेज और आप अपग्रेड करके दूसरे आप ऊपर वाले कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आप जब एडमिशन ले लेंगे तभी वो ऑप्शन आप चूज कर पाएंगे। तो पहले आप जो कॉलेज फर्स्ट पे मिला है वो कॉलेज आप चूज उस कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिए, फिर आप अपग्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, ये अपग्रेडेशन की पूरी प्रक्रिया दी गई है कि कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं। इस सभी में यही चीज़ें लिखा गया है कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में आपको मान लीजिए कोई कॉलेज मिल गया, आपको मान लीजिए कॉलेज मिल गया सैफई ही, चलिए हम सैफई ही लेते हैं, सैफई कॉलेज मिल गया, अब आपको केजीएमसी चाहिए, तो आप पहले इस कॉलेज में आप एडमिशन ले लेंगे, फिर अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने के बाद आपको अगर केजीएमसी मिलता है तो उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर केजीएमसी नहीं मिलता, अपग्रेड नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि सैफई जो मिला था वो भी सीटें चली जाएंगी, नहीं, वो सीटें सुरक्षित रहेंगी और आप एक ही बार अपग्रेड पर कर पाएंगे। नहीं अपग्रेड होगा तो आपको इसी कॉलेज में ही पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें इसी में लिखी गई हैं, लाइन टू लाइन 1 2 3 4 5। ये सब चीज़ें आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या फिर साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसमें आप अच्छे से सब चीज़ें पढ़ लीजिए या फिर मैं पढ़ूँगा तो काफ़ी समय भी लग जाएगा। चलिए, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउंसलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन में केवल एक बार ही मिलेगा। एक बार जो मैंने बताया, एक बार आप सिर्फ अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेडेशन है तो अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट को छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता तो जिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेशित था उसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित रहेगा। वो चीज़ें बताया मैंने, ऐसा नहीं है कि वो सीटें भी चली जाएंगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड है तो आवेदन करता है और वह अपग्रेडेड हो जाता है तो पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होने की दशा में नीचे मेरिट वाले अभ्यर्थी से भरी जाएंगी। किसी भी दशा में अपग्रेडेशन अभ्यर्थी का पूर्व में आवंटित सीट पर कोई भी दावा नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपका अपग्रेड हो गया तो जो सीट पहले आप थी वो फ्री हो जाएगी और वो जनरल कैटेगरी में सीटें चली जाएंगी, ओपन होकर फिर भरी जाएंगी नीचे वाले रैंक के। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के द्वारा जिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश मिला है वहाँ कर रिपोर्ट करना होगा और यदि अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट नहीं करता तो इस दशा में अभ्यर्थी को अपग्रेडेड सीट भी निरस्त कर दी जाएगी। अगर अपग्रेड हो गया और वहां पे आप जाकर एडमिशन नहीं लिए, सोचे कि जिसमें थे उसी में रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो आपको अपग्रेड हो जाएगा तो आपको जो कॉलेज अपग्रेड होगा उसमें जाकर एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ये चीज़ है। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के द्वारा जिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश मिला है वहां पहुंचकर रिपोर्ट करना होगा और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा पूर्व में आवंटित सीट भी निरस्त हो जाएगी। देखिए वही चीज़ें हैं, दोनों निरस्त हो जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेडेड सीट पर रिपोर्ट नहीं करते उनका अपग्रेडेशन के पूर्व तथा अपग्रेडेड दोनों सीटों पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 5 नंबर देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लेना चाहता है तो अभ्यर्थी को काउंसलिंग में भाग लेना आवश्यक होगा। सही चीज़ें हैं। विशेष काउंसलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का लाभ लेता है तो उस अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी की सीट रिक्त होगी ऐसी रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों में मतलब ओपन सीट में करते हुए मेरिट के आधार पर नीचे वाले बच्चों को दे दिया जाएगा। एक चीज़ और देख लीजिए, अभी क्या चीज़ है ना, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र से फीस रिफंड दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। मान लीजिए आप सैफई में कॉलेज मिल गया, सैफई में एडमिशन ले लिए, फिर आप अपग्रेड किए, केजीएमसी मिल गया, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप तो यहाँ पे सैफई में आप फीस जमा किए थे तो यहाँ पे आप खुद आएंगे, आप अलॉटमेंट लेटर दिखाएंगे जो अपग्रेड हुआ होगा, यहाँ पे आपका फीस रिफंड होगा और जो आप डॉक्यूमेंट्स जमा किए होंगे वो आपका वापस होगा, फिर आप जाके केजीएमसी में एडमिशन लेंगे। तो ये चीज़ें लिखा है, ये आपको खुद करना पड़ेगा उस कॉलेज में जाके। ये देख लीजिए लिखा है, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात
पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र से फीस रिफंड दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। मतलब खुद आपको ही जाके वहाँ से सब चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी। वहाँ से जहाँ से आपका एडमिशन हुआ होगा, आप लिए होंगे, वहाँ पे डीन से जाएंगे, जो काउंसलर होते हैं, डीन जो प्रिंसिपल होते हैं, वहाँ से आप संपर्क करेंगे, आपका पैसा रिफंड होगा, दस्तावेज आपको मिलेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप जमा किए होंगे आप फिर एडमिशन ले पाएंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आई होप आप सभी चीज़ें समझ गए होंगे। जो भी नहीं समझे होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड की जाएगी। थैंक